नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, फिर से सोचो। और एक नई चीज़ मैं चाहता हूँ हम लोग सीखें। कल जो क्लास हुई थी हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्स का जो हमने पढ़ाया था, उसके बाद शिरीष को अपनी क्रेविंग्स दिख रही हैं। मुझे लगता है आप लोगों को भी दिखेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जब हम कोई किसी को पॉइंट आउट कर रहा है तो खाली एक को ही पॉइंट आउट कर रहा है, सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आप सबको कहूँ कि देखो उस रास्ते पर जाओगे तो लहरपुर आ जाएगा, तो अगर आप जाना चाहेंगे, ट्राई करेंगे तो सबको दिखेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनका यंग ब्रेन होता है, वो तुरंत उसको ट्राई आउट करना चाहते हैं। हम जैसे से उम्र बढ़ती जाती है, हमारे दिमाग में और भी ढेर सारे काम होते हैं, हम भूल जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है। ये जो सीरीज़ है ये बहुत एडवांस्ड लोगों के लिए, दो वजह से। एक तो ये कि इसकी भाषा थोड़ी मुश्किल है, दूसरा ये कि इसमें जिन लोगों की बातें हम कर रहे हैं वो सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अभी आज की क्लास चालू करने के पहले मैं चाहूँगा आपसे ये पूछना, ताकि एक पर्सपेक्टिव मिल सके, अभी कौन जीतेगा इलेक्शन? राहुल गांधी जीतेंगे या मोदी जीतेंगे? शिरीष, आपके हिसाब से? राहुल गांधी जीतेंगे। और कितना परसेंट आपको लगता है कि वो जीतेंगे? 50%, 60%, 30%? 51%, मतलब 49% राहुल गांधी, 51 मोदी। अच्छा, तो आपके हिसाब से मोदी जीतेंगे। 51% हो गया तो मोदी जीतेंगे। और तुम्हारे हिसाब से प्रखर? मेरे ख्याल से सर जो इंडिया अलायंस है, मतलब जो बनी, जो शायद पावर में आ सकती है। मतलब राहुल गांधी का हाँ, वही पावर। और क्या परसेंटेज है तुम्हारे हिसाब से? कितना परसेंट? मतलब नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कौन पीएम बनेगा उससे जीतेंगे। 40% उनको लगता है, राहुल गांधी 60%। तो वही तुम जो कह रहे हो 60% जीतेंगे मोदी, हाँ तो इसका मतलब तो मोदी जीतेंगे, हाँ है ना? मोदी रहेंगे, हाँ। इलेक्शन मोदी जीतेंगे। और तुम्हारे हिसाब से प्रतीक? वही बीजेपी जीतेगी। और 50% तुम्हारे हिसाब से श्रवण? मैं तो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ पा रहा। ठीक है, चलो, तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है। अनुज, कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे कि? अपने यहाँ गांव को देख करके, हमारे यहाँ पब्लिक है, इसको देख करके लोग आते हैं, घरों में खेत में बातचीत करते हैं, इसकी वजह से लगता है कि 90% ले जाएगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। ठीक ठीक। और गरिमा, आपके हिसाब से? कोई आइडिया नहीं। वैभव? नहीं, वो तो इन्होंने दिया है। जीतेगा कौन? मैं चाहता तो वैसे राहुल गांधी जीते, लेकिन बीजेपी जीतेगी मुझे लग रहा है। मैं फ़ैन था, मोदी जी का फ़ैन, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके ख़िलाफ़ की वीडियोज़ देखता हूँ, आज ही एक वीडियो देखा मैंने रवीश कुमार का चुप सुबह, उसमें बम्बई में उनकी एक रैली हो रही थी, जिसमें एक बहुत बड़ा सा बैनर था, वो गिर गया टावर टाइप का था कुछ, और उसके नीचे दबकर 16 लोग मर गए। और वो रैली उसी के आसपास हो रही थी, वो हुई। मोदी जी ने उसके बारे में कुछ इंक्वायरी भी नहीं की। रवीश कुमार करके रिपोर्टर है, उसने कहा कि जब पहले इलेक्शन के पहले, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो बिहार में कोई लोग मरे थे, कुछ लोग, तो ये अपना प्राइवेट चार्टर प्लेन लेकर के वहाँ गए थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, आंधी तूफान था। और उसको वीडियो दिखाया बाकायदा कि किस तरह से बोलते हैं, मेरा दिल बहुत उनके लिए टच कर रहा है कि बेचारे मर गए हैं और उनको मैं अपनी सहानुभूति देना चाहता हूँ। फिर रवीश कुमार बोलते हैं कि उस समय तो इमेज नहीं बनी थी कि अच्छे, भावुक और बहुत कनेक्ट करने वाले नेता हैं। अब इमेज तो बन चुकी है, अब तो उनको ज़रूरत ही नहीं इमेज की। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कुछ हमारे ओपिनियंस बदलते हैं। शिरीष और प्रखर के हिसाब से अच्छी टक्कर है, राहुल गांधी भी अब अच्छी टक्कर देंगे, कांग्रेस अच्छी टक्कर देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आएगा एक इलेक्शन जो हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ी कैंडिडेट थी हिलरी क्लिंटन, और उनके अगेंस्ट में कौन था तो जीता था? डोनाल्ड ट्रंप। और किसी को नहीं लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। और यहाँ पर हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं इस क्लास के, उनका नाम है जॉन पियर बोगोम्स। इनको कहा जाता है सुपर फोरकास्टर।
आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है योडा इफेक्ट। यू मस्ट अनलर्न वॉट यू हैव लर्नड। आपको वो चीज़ अनलर्न करनी चाहिए जो आपने लर्न की है, जो भी चीज़ आपने सीखा है उसको अनलर्न करना चाहिए। अब मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली 4-5 दिन के लिए। वहाँ 2 चीज़ों के लिए जा रहा था मैं। एक IVF सेंटर देखने जा रहा था, उसके फाउंडर से मिलने जा रहा था कि होपफुली क्या पता फ्यूचर में हम लोग भी एक IVF सेंटर डालें। और एक फैक्ट्री देखने जा रहा था मैं, स्टील की फोर्जिंग फैक्ट्री है जो मेरे मामा जी के लड़के ने खोल रखी है। लेकिन अभी शाम तक जब मैंने डॉक्टर रिम्पी से बात किया तो मेरा IVF सेंटर जाने का जो डिसीजन था वो ऑलमोस्ट 80% मैंने काट दिया। मैं 2 दिन से उस डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, उसने टाइम और डेट भी दे दिया कि आ जाओ। लेकिन डॉक्टर रिम्पी से अभी जो नई बातचीत हुई है उसकी वजह से मैं ये उसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्या पता ना जाऊँ। खाली IVF सेंटर मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जहाँ पर जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको हेल्प किया जाए बच्चे पैदा कराने के लिए। उसके लिए अक्सर टेक्नोलॉजी आती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर एक आदमी का स्पर्म लिया जाता है, एक औरत का ओवम लिया जाता है और उसको बाहर फर्टिलाइज़ किया जाता है। जो बच्चेदानी में होता है उसको बाहर कराया जाता है, उसके बाद उसको माँ के गर्भ में डाला जाता है, फिर वो उम्मीद की जाती है कि उसको बच्चा हो जाए। ऐसा एक टेक्नोलॉजी है, बहुत इंडिया में चलता है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड करने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड से और मशीनों से देखना पड़ता है ओवम को, और उस ओवम को पिकअप करना पड़ता है, निकालना पड़ता है यूट्रस से। एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये मुश्किल प्रोसीजर है। तो ये एक मेरे मन में आया है कुछ दिन पहले कि हम लोग ऐसा भी एक और काम चालू कर सकते हैं, बट उस काम को हम लोग हो सकता है ना करें। 2 दिन के अंदर में डिसीजन आया भी, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया और उसके बाद फिर उसको कैंसिल भी कर दिया। मैंने कुछ चीज़ सोचा, सीखा, उसके बाद उसको अनलर्न कर दिया, एक तरह से छोड़ दिया। डिसीजन लेने में हम सबको ये करना होगा। अगर हम लोग फोरकास्ट करते हैं तो, अब हमें से ज़्यादातर लोग फोरकास्टर्स नहीं हैं बट फिर भी फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना। जब भी कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, जब भी कोई शादी कर रहा है या अपने करियर के बारे में सोच रहा है, 24 घंटे हम लोग फोरकास्ट करते हैं, आज के दिन का भी और अगले 1 साल 10 साल का भी, कि हमको क्या करना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो फोरकास्टिंग हम अनकॉन्शियसली करते हैं। तो ये एक बंदा है जॉन पियर बुगॉम्स, वो सुपर फोरकास्टर है, और उसी के साथ साथ और भी लोग हैं। एक और लेडी हैं, उनका नाम है शिर्टिन मोरेल, वो MIT की मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो भी सुपर फोरकास्टर हैं। ये लोग फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्य को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ होने वाला है, कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, और उसके ऊपर परसेंटेज भी देते हैं। तो उनसे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। डिटेल्स पढ़ने से हमारा एक तरीका, सोचने का तरीका, रीथिंक करने का तरीका होपफुली बदलेगा। ऑन माई क्वेस्ट टू फाइंड पीपल हु एन्जॉय डिस्कवरिंग दे वर रॉन्ग, अ ट्रस्टेड कलीग टोल्ड मी आई हैड टू मीट जॉन पियर बुगॉम्स। ऑथर कह रहे हैं मैं ऐसे लोगों को खोज रहा था जो लोग जब कुछ गलत होते हैं, खुद डिस्कवर करते हैं अपनी गलती, तो बहुत खुश होते हैं। तो जब मैं ऐसे लोगों को खोज रहा था तो मुझे एक मेरे कलीग ने, मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें जॉन पियर बुगॉम्स से ज़रूर मिलना चाहिए। ही इज़ ऑन हिज लेट 40s एंड ही इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट टू अ फॉल्ट। वो उसकी 40s में है, लेट 40s में, मतलब जैसे मेरी उम्र है ऐसी ही, और वो इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है कि उसको शर्म नहीं आती। गलती करेगा, बता देगा साफ साफ मैंने गलती की है। ही टेल्स द ट्रूथ इवन इफ इट हर्ट्स। वो अपने आप को और दूसरों को भी सच बता देता है, चाहे वो किसी को खराब लगे चाहे न लगे। When his son was toddler, they were watching a space documentary together, and Jean-Pierre casually mentioned that sun would one day turn into red giant and engulf the earth. अपने छोटे से बच्चे के साथ में एक बार वो टीवी देख रहा था, तो अपने बेटे से बोलता है कि देखो जो सूरज देख रहे हो, ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और बड़ा हो जाएगा और पूरी धरती को खा जाएगा। ऐसा विज्ञान की किताबों में लिखा हुआ है। His son was not amused. उसका बेटा बहुत खुश नहीं हुआ, दुखी हो गया। Between tears he cried, but I love this planet. उसका बेटा रोने लगा, हमारी धरती को ही खा जाएगा सूरज, ये धरती तो मुझे बहुत पसंद है।
Jean Pierre felt so terrible that he decided to bite his tongue instead of mentioning threats that could prevent the earth from even lasting that long. बेचारा जॉन पियर सोचने लगा, मैंने क्यों इसको ऐसा बोला यार, रो रहा है बेटा। उसको लग रहा था कि इसको अब क्या बताऊं कि इससे पहले कि सूरज हमारी धरती को खाएगा, उससे पहले धरती वर्ती में से हम सब ख़त्म हो चुके रहेंगे। ये पता नहीं अरबों साल बाद की बात है, तो क्या बताऊं। खैर उसने लेकिन ईमानदारी से बता दिया जो उसको समझ में आया। गलती तो हो ही गई उससे, इसलिए कह रहे हैं ही इज़ ऑनेस्ट टू फॉल्ट। ईमानदारी इतनी ज़्यादा है कि वो चिंता नहीं करता कि सामने वाले को क्या लगेगा। बैक इन 1990s, Jean Pierre had a hobby of collecting predictions that pundits made on the news and scoring his own forecast against them. 1990s में जॉन पियर की एक हॉबी थी। वो देखते थे न्यूज़ में जो बड़े बड़े पंडित्स हैं जो भविष्यवाणी करते हैं इलेक्शन वगैरह की, वो कौन कौन से फोरकास्ट कर रहे हैं, और वो अपना भी दिमाग लगाते थे कि ये तो पंडित के हिसाब से ये पार्टी जीतेगी, ये कंपनी आएगी, ये होगा, ये नहीं होगा, और अपने हिसाब से भी उसके अगेंस्ट में एक टेबल बनाते थे और अपनी भी फोरकास्ट लिखते थे उसमें। Eventually, he started competing in forecasting tournaments, international contests hosted by Good Judgment, where people try to predict the future. और फिर धीमे धीमे उनको एक कंपटीशन होती है, जैसे वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, ऐसे ही इंटरनेशनल फोरकास्टिंग टूर्नामेंट होता है, उसमें इनाम मिलते हैं लोगों को। तो उसने उसमें भाग लिया। गुड जजमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है इसको। इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट हिस्टोरियंस कांट इवन प्रेडिक्ट द पास्ट। और ये बहुत मुश्किल काम है, भविष्य को सही सही प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कहा जाता है जो हिस्टोरियंस हैं, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास में कोई चीज़ हुई वो क्यों हुई, वो भी आप बता नहीं सकते कायदे से। पास्ट में 2 दिन पहले हमारे सेंटर पे क्या हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, वो भी नहीं बता सकते। तो भविष्य में आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या होगा, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ये वो भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही है जो हाथ देख करके किस्मत बताई जाती है, वो तो जुआ होता है, तो एक तरह से शैम है, नकली चीज़ है। 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक जो भगवान भरोसे ठीक करते हैं, जो दवाई है दे दिया, भगवान भरोसे ठीक हो तो ठीक हो, नहीं तो नहीं। और दूसरा एविडेंस बेस्ड, जो आपका जांच करते हैं और डाटा लेते हैं, बताते हैं कि यार तुम ठीक हो रहे हो, और एक पॉइंट के बाद अगर ठीक नहीं हो रहे तो बताते हैं जाओ स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो एक साइंटिफिक तरीका है। तो ये साइंटिफिक ग्रुप्स हैं जो भविष्यवाणी करते हैं मैथमेटिक्स के साथ में, स्टैटिस्टिक्स के साथ में। अ टिपिकल टूर्नामेंट ड्रॉज thousands of entrants from around the world to anticipate big political, economic and technological events. एक जो टिपिकल टूर्नामेंट होता है, जो मैच होता है, उसमें एक आध नहीं हज़ारों लोग पूरी दुनिया से आते हैं, और वो बड़े बड़े पॉलिटिकल, जैसे अभी इंडिया का जो इलेक्शन हो रहा होगा, इसके ऊपर भी वहाँ पर फोरकास्टिंग हो रही होगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं। इकोनॉमिक, कौन कौन से बैंक आगे बढ़ेंगे, कहाँ की देश उठेगी, कहाँ मंदी आएगी, इस तरह की चीज़ों को भी ये लोग फोरकास्ट करते हैं। और टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स कि कौन सी कंपनी नई खोज करेगी, कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट के पास चैट जीपीटी है तो गूगल अपने एआई को आगे बढ़ा पाएगी नहीं बढ़ा पाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को, बड़ी बड़ी घटनाओं को वो लोग चूज़ करते हैं और फिर सबसे पूछते हैं बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। द क्वेश्चंस आर टाइम बाउंड विथ मेजरेबल स्पेसिफिक रिजल्ट्स। और इन सब इवेंट्स में ऐसा नहीं होता कि पता नहीं कब क्या होगा, ये सब टाइम बाउंड होता है कि इस जैसे भी इलेक्शन है तो टाइम बाउंड है, तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही। तो आप जो भी प्रेडिक्शन करोगे उस रिजल्ट को हम लोग कुछ दिन बाद देख पाएंगे। और मेजरेबल स्पेसिफिक रिजल्ट्स, मतलब उसको नाप भी सकते हैं। अब इलेक्शन में कौन जीतेगा, कितनी सीट किसको मिलेगी, इसको नाप सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इवेंट को लिया जाता है जो टाइम बाउंड हो और जिसको हम नाप सकते हैं। विल द करेंट प्रेजिडेंट ऑफ ईरान स्टिल बी इन ऑफिस इन 6 months? जैसे एक घटना जो प्रेडिक्शन की गई कि क्या अभी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो 6 महीने तक रहेंगे उसमें, या उसके वो निकल जाएंगे, कोई और आएगा। विच सॉकर टीम विल विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप? कौन सी फुटबॉल की टीम है जो अगली वर्ल्ड कप जीतेगी? इन द फॉलोइंग ईयर विल एन इंडिविजुअल और अ कंपनी फेस क्रिमिनल चार्जेस फॉर एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल? और अगले कुछ सालों में कौन सी कंपनी है या कौन सा इंसान है जिसको क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे? क्योंकि कहा जाता है धीमे धीमे अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब सेल्फ ड्राइविंग कार हो जाएंगी, मतलब अपने आप से गाड़ियाँ अपने आप चलेंगी, तो उसमें एक्सीडेंट्स भी होंगे और फिर उनके ऊपर केस भी होगा। तो अब ये है कि कौन सी कंपनी उसको पहले कराए,
और उसके ऊपर केस हो, इस तरह के क्वेश्चंस क्लियरली लिखे जाते हैं. पार्टिसिपेंट्स डोंट जस्ट आंसर येस और नो, दे हैव टू गिव देयर ऑड्स. इसमें आंसर्स केवल येस या नो में नहीं बोलना है कि हाँ वो जीतेगी वो नहीं जीतेगी, उनको ऑड्स भी देने होंगे. मतलब ऑड्स, परसेंटेज बताओ. इसलिए जब मैंने आपसे कहा परसेंटेज बताओ तो दोनों के आंसर्स उल्टे हो गए. आप दोनों ने कहा राहुल जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, और जब परसेंटेज बोला तो दोनों ने कहा बीजेपी जीतेगी. तो ऑड्स जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक मैथमेटिशियन खड़ा हो जाता है. जैसे मैं कहूँ कि क्या सब्जी रोटी बना लोगे? हाँ सर. 100 लोग आने वाले हैं? ना सर. तो ऑड्स बताना पड़ेगा. इट्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ टेस्टिंग वेदर दे नो व्हाट दे डोंट नो. ये एक सिस्टमेटिक तरीका है ये जानने का क्या वो जानते हैं वो चीज़ जो वो नहीं जानते. दे गेट स्कोर्ड मंथ्स लेटर ऑन एक्यूरेसी एंड कैलिब्रेशन. और इस चीज़ के लिए बाद में स्कोर मिलता है, अर्निंग पॉइंट्स नॉट जस्ट फॉर गिविंग द राइट आंसर्स बट ऑल्सो फॉर हैविंग राइट लेवल ऑफ कन्विक्शन. उनको नंबर मिलते हैं खाली सही आंसर के लिए नहीं. अगर मान लीजिए किसी ने कहा मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी, और मेरा हिसाब है जैसे शीर्ष ने कहा 51%, और किसी और ने कहा मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी और 70%, और बीजेपी हार गई, तो किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे? दोनों ने कहा बीजेपी जीतेगी, लेकिन जिसने कम परसेंटेज बताया उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे. तो इस तरह से राइट आंसर के और राइट कन्विक्शन के, कन्विक्शन मतलब पूरा हिम्मत के साथ उसको क्लियर है, क्लैरिटी के साथ. कन्विक्शन मतलब हाँ भरोसा. कन्विक्शन मतलब भरोसा. द बेस्ट फोरकास्टर्स हैव कॉन्फिडेंस इन देयर प्रेडिक्शंस दैट कम ट्रू एंड डाउट इन देयर प्रेडिक्शंस दैट प्रूव फॉल्स. जो सबसे अच्छे फोरकास्टर होते हैं उनको अपने प्रेडिक्शन पर भरोसा होता है जो सच हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि तुक्का मार दिया. और जो गलत साबित होता है, जो प्रेडिक्शन उनका गलत हो जाता है, उसके ऊपर उनको डाउट भी होता है. ऑन November 18th, 2015, जॉन पियर रजिस्टर्ड अ प्रेडिक्शन दैट स्टन्ड हिज ओपोनेंट्स. एक मैच चल रहा है, जैसे क्रिकेट मैच होता है ऐसे मैच चल रहा है, या यहाँ पर हम सब बैठे हैं मैच चल रहा है, और उस मैच में अचानक से गरिमा बोल दें कल से मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करूँगी. ये खुद स्टंड हो जाएंगे. वो स्टंड मतलब चौंक जाएंगे. तो जो नॉर्मल लोग मान रहे थे उससे एकदम उल्टा कुछ किया जॉन पियर ने. अ डे अर्लियर अ न्यू क्वेश्चन हैड पॉप्ड अप इन एन ओपन फोरकास्टिंग टूर्नामेंट. एक नया सवाल आया था उस टूर्नामेंट में, फोरकास्टिंग टूर्नामेंट में. इन जुलाई 2016 हु वुड विन द यूएस रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी. जुलाई 2016 के इलेक्शन में अमेरिका का यूएस का रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी कौन जीतेगा, कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा. द ऑप्शन वर जेब बुश, बेन कार्सन, टेड क्रूज, कार्ली फियोरिना, मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप एंड नन ऑफ द एबव. इसके आंसर्स थे ये जो नाम मैंने बताए, बॉब क्रश, बेन कार्सन, टेड क्रूज, कार्ली फियोरिना, मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप, या इनमें से कोई नहीं बनेगा. With 8 months to go before the Republican National Convention, Trump was largely seen as a joke. अभी जो इलेक्शन होने वाला था वो 8 महीने बाद होने वाला था, और इसमें जो ट्रंप का नाम था वो एक मजाक की तरह था, जोक था. पब्लिक सोच रही थी, जैसे यहाँ लखीमपुर में ये लोग जब गए इलेक्शन वोट देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कौन कौन से लोगों का नाम था उसमें, तो ऊपर टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा, उसके नीचे सेकंड नंबर पे कौन था? नाम नहीं याद, मुझे कांग्रेस का था. वो साइकिल था उधर, कांग्रेस साइकिल था, और आदमी कौन था? उत्कर्ष वर्मा. उत्कर्ष वर्मा. हाँ, नाम तो सुना ही होगा. और उसके नीचे किसी का नाम याद है? नहीं. इन्हीं दोनों का नाम बड़ी मुश्किल से याद है. तो ऐसे ही एक नाम था, कौन? डोनाल्ड ट्रंप. कोई नहीं जानता था उसको, मजाक था ये. His odds of becoming Republican nominee were only 6% according to Nate Silver, the celebrated statistician behind website 538. एक नेट सिल्वर नाम का स्टैटिस्टिशियन है, उसकी बहुत अच्छी किताब है हमारे पास, नॉइज़ इन सिग्नल. उसका एक वेबसाइट है 538. वो बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन है. वो स्टैटिस्टिक्स करता है, मतलब मैथमेटिक्स में से निकालता है परसेंटेज और
प्रेडिक्शंस करता है, तो वो कह रहा था कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप, ये 6% भी चांस नहीं है कि ये बंदा इस रिपब्लिकन नॉमिनी बने, मतलब इलेक्शन में लड़े. When Jean-Pierre peered into his crystal ball, though, he decided Trump had 68% chance of winning. लेकिन जॉन पियर ने जब अपने दिमाग में झांकने की कोशिश की तो उसने कहा ना, ये आदमी के जीतने के चांसेस हैं 68%. और ये उस ज़माने का, उस टाइम का, जितने भी लोग जो कुछ भी सोच रहे थे उसके एकदम खिलाफ था, उल्टा ही था. Jean-Pierre didn't just excel in predicting the result of American event. His Brexit forecast hovered in the 50% range when most of his competitors thought the referendum had little chance of passing. और जॉन पियर खाली अपने इस अमेरिका के प्रेसिडेंट वाले फोरकास्ट में एकदम सही साबित नहीं हुआ, खाली यही नहीं हुआ, इसके अलावा ब्रेक्सिट का जो मेमोरेंडम था, मतलब ये इंग्लैंड यूके से उसमें से निकल जाएगा, वो तो बोल रहा था कि ये, बाकी लोग बोले थे ऐसा नहीं होगा, इसने कहा होगा, तो वो भी साबित हुआ, सही हुआ. He successfully predicted that incumbent would lose the presidential election in Senegal, even though the base rate of re-election were extremely high and forecasters were expecting a decisive win. ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने इसको स्टडी नहीं किया. इसने ये भी बताया जॉन पियर ने कि वहाँ पर जो पुराने लोग हैं, इनकम्बेंट मतलब होता है जो अभी से इलेक्शन के जीते हुए लोग हैं, वो सब हट जाएंगे और नया इलेक्शन होगा, जबकि बाकी लोग मान रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा. And he had in fact pegged Trump as favorite long before pundits and pollsters even considered him viable contender. और इसने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पहले, बाकियों से बहुत पहले बता दिया था कि ये बंदा जीत सकता है. बाकियों ने अभी तक उसको वायबल कंटेंडर भी नहीं माना था. बाकी लोग ये भी नहीं मान रहे थे कि वो जीतने लायक, मतलब वो लड़ने लायक भी है, और ये बोल रहा है जीत जाएगा. इट्स स्ट्राइकिंग, ये बड़ी आँख खोलने वाली चीज़ है. Jean-Pierre wrote early on back in 2015 that so many forecasters are still in denial about his chances. ये कह रहा है कि यार जो चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है, बाकी लोग अभी तक डिनाइल में क्यों हैं, उनको क्यों नहीं दिख रही है. Based on his performance, Jean-Pierre might be the world's best election forecaster. जिस तरह से Jean-Pierre ने परफॉर्म किया है, फोरकास्ट किया, देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे अच्छा फोरकास्टर है. His advantage he thinks is like a scientist. और वो क्यों? क्योंकि वो एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है. हाँ, ही इज़ पैशनेटली डिस्पैशनेट. जनुगा में एक 8 ऑब्स्टिकल हैं, उसमें से एक ऑब्स्टिकल है सोल कॉग्निशन का, एनलाइटमेंट का, नॉट बीइंग एबल टू बी डिस्पैशनेट. आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो गए, किसी के साथ भी, तो फिर आप एनलाइट नहीं हो सकते. उसीलिए राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग को कौन सा टेस्ट देना पड़ा था? हरिश्चंद्र, भरतहरि नहीं. हाँ, हरिश्चंद्र का क्या टेस्ट हुआ था? वो बने थे, उनको याद होगा, अनुज को खाना खाना था उनको, याद है? हाँ, वो ईमानदार आदमी थे और उनको शमशान घाट पे नौकरी करने को मिला. उनका अपना बेटा मर गया, तो बोले जब तक तुम वो कर नहीं चुकाओगी, टैक्स नहीं दोगी, तब तक मैं उसको जलाऊंगा नहीं. ये बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, लोग अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं. जॉन पियर बहुत डिस्पैशनेट है अपने ओपिनियंस के लिए. मतलब अगर उसने कोई ओपिनियन बनाया है और कल को उसको लगता है कि ये ओपिनियन गलत है, छोड़ देगा, छोड़ के चल देगा. निर्मोही है. एट वेरियस पॉइंट्स इन हिज लाइफ, जॉन पियर हैज़ चेंज्ड हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड रिलीजियस बिलीफ्स. जॉन पियर बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत जगहों पर जिन जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को मैं मानता था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मानता था, मैंने बदल दिया. और खाली इतना नहीं, मैंने रिलीजियस बिलीफ्स बदल दिया. लोग नहीं बदलते इतनी आसानी से. अगर कोई आदमी हिंदू है तो हिंदुत्व को ही मानता है, चाहे कितना भी गलत साबित कोई कर दे, उसके खिलाफ सुनता भी नहीं है. अब मैं अपने आप को हिंदू तो मानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जनोगी मानता हूँ. मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर को पढ़ता हूँ. इसलिए मेरे हिसाब से जितने भी लोग पागलों की तरह पूजा कर रहे हैं, वो हो सकता है गलत भी हों. तो मैं अपने रिलीजियस बिलीव्स को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती मुझे. ऐसे ही जॉन पियर के साथ भी है. ही डजेंट कम फ्रॉम अ पोलिंग और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड. इनके साथ खासियत ये है कि ये
किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते और कोई मैथमेटिक्स का काम नहीं करते। पोलिंग मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या पोलिंग करता हो, कहीं काम करता हो। ही इज़ अ मिलिट्री हिस्टोरियन, वो मिलिट्री के लिए काम करते थे, इतिहास निकालते थे। विच मीन्स ही हैज़ नो स्टेक इन द वेज थिंग्स हैव ऑलवेज बीन डन इन फोरकास्टिंग। इसका मतलब जिस तरह से पहले लोग फोरकास्टिंग किया करते थे, जिस तरह से, अगर उस तरह से ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो आपको बड़ी चिढ़ मचेगी। बेचारे श्रीश गया था स्कूल में अपना एक एप्लीकेशन साइन कराने के लिए कि हमको जाना है, ब्रेक लेना है, हाफ डे लेना है। वहाँ पर 1.5 घंटे बिठाए रखा। क्यों बिठाए रखा? बिकॉज स्कूलों में ऐसे ही होता है, एक सिस्टम है स्कूल का काम करने का। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ का एक सिस्टम है। अगर आपको डीएम से मिलना होगा तो ऐसे नहीं आप जाके मिल सकते हैं, आपको एक ख़ास टाइम पर ही मिलना होगा। तो जिस तरह से काम होता है उस तरह में जॉन पियर का कोई मतलब नहीं है, वो नए तरीके से सोच सकता है वो। कुछ दाव पे नहीं लगा। हाँ, द स्टैटिस्टिशियंस वर अटैच्ड टू देयर व्यूज़ अबाउट हाउ टू एग्रीगेट पोल्स। अब सुनिए कौन कौन से लोग थे जो गलत साबित हुए? स्टैटिस्टिशियन जो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, और वो दे वर अटैच्ड टू देयर व्यूज़। तो जो भी उन्होंने ओपिनियन बनाया था, जो व्यू बनाया था कि ये पार्टी जीतेगी, उस आइडिया के साथ वो अटैच्ड थे। जैसे एक लड़का लड़की को प्यार करता है, ऐसे ही अटैच थे। या जैसे कोई आदमी अपने हाथ से बनाया हुआ खाना, हर किसी को बहुत प्यार होता है, चाहे कितना भी सड़ा हुआ बना हो, लेकिन हम उससे अटैच्ड होते हैं। ऐसे ही लोग अपने आइडियाज़ से अटैच्ड होते हैं। जॉन पियर पेड मोर अटेंशन टू फैक्टर्स दैट वर हार्ड टू मेजर एंड ओवरलुक्ड। अब आमतौर पे जितने भी लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे वो मैथमेटिक्स से कर रहे थे, लेकिन जॉन पियर ने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जिसको नापना मुश्किल था और जो आसानी से लोग ओवरलुक कर सकते थे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोज इंक्लूडेड मास्टरी एट मैनिपुलेटिंग द मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में भी वही गुण है जो नरेंद्र मोदी के अंदर है, मास्टरी एट मैनिपुलेटिंग द मीडिया। वो मीडिया को बहुत आराम से तोड़ मरोड़ सकते हैं। एक जगह पर बोलेंगे ये मुस्लिम ख़राब हैं, आपका सोने का मंगलसूत्र उठा लेंगे, और बाद में एक इंटरव्यू में बोल देंगे ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ये तो झूठ बोला जा रहा है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द मीडिया। नहीं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द मीडिया। और ये बहुत मुश्किल है, सबको नहीं आता। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सबको नहीं आता। ये खाली फोकस लोग कर सकते हैं जिनको पता है हमको दूर तक पहुंचना है। तुम्हारे सर पे भी पैर रखना हो तो भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ उनको समझ में आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। नेम रिकॉग्निशन एंड अ विनिंग इशू, दैट इज़ इमिग्रेशन एंड द वॉल। और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप का इशू था इलेक्शन जीतने के लिए, वो था इमिग्रेशन, कि हम अपने देश में बाहर के लोगों को नहीं घुसने देंगे। साउथ अमेरिका से लोग घुस रहे हैं, हम एक दीवार बनवा देंगे, अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक बड़ी सी दीवार बना देंगे। इससे लोगों के अंदर में एक घृणा की भावना आएगी दूसरे कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए। जैसे इंडिया में इस समय हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये उसके इश्यूज़ थे। Even if forecasting isn't your hobby, there is a lot to be learned from studying how forecasters like Jean Pierre form their opinions. देखिए कह रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी आदत नहीं है, आपकी हॉबी नहीं, शौक नहीं, लेकिन फिर भी आप जॉन पियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने ओपिनियंस के बारे में, कि कैसे आपको ओपिनियन बनाना चाहिए। माई कलीग फिल टेटलॉक फाइंड्स दैट फोरकास्टिंग स्किल इज़ लेस अ मैटर ऑफ वॉट वी नो दैन हाउ वी थिंक। ऑथर कह रहे हैं, मेरे दोस्त हैं फिल टेटलॉक, जो कहते हैं फोरकास्टिंग के लिए आप क्या चीज़ सोच रहे हो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, आप कैसे सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, तो कौन सी गाड़ी चला रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना सेफ गाड़ी चलाएगा, वो किस तरह से गाड़ी चला रहा है। अब वो मारुति चलाए चाहे डस्टर चलाए, वो सेफ ही चलाएगा। लेकिन कोई आदमी मारुति चलाए, बहुत अच्छे से चला रहा है, लेकिन डस्टर नहीं अच्छे चलाएगा, तो वो सेफ ड्राइवर नहीं है। तो आपका सही फोरकास्टिंग, सही डिसीजन मेकिंग इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, ना कि क्या सोचते हो। When he and his collaborators studied a host of factors that predict excellence of forecasting, grit and ambitions didn't rise top. इन लोगों ने मिलकर के एक स्टडी करने की कोशिश की कि आखिर कौन सी चीज़ है जिससे एक आदमी अच्छा फोरकास्टर बनता है, अच्छा डिसीजन मेकर बनता है। तो उसमें दो चीज़ें टॉप पर नहीं थी। एक तो ग्रिट, हिम्मत,
खूब जोश से अपनी बात सोचो, या एम्बिशन, खूब बड़ी बड़ी बातें सोचो, इससे लोग सही फोरकास्टिंग नहीं कर सकते थे. नाइदर डिड इंटेलिजेंस. अगर कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, वो भी सही फोरकास्टिंग नहीं कर पाता था. विच केम सेकेंड, देयर वॉज अनदर फैक्टर दैट हैड रफली ट्रिपल द प्रेडिक्टिव पावर ऑफ ब्रेन पावर. एक तीसरी चीज़ थी जो इन सबसे ज़्यादा ताकतवर थी अगर आप सही फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, और वो तीसरी चीज़ थी हाउ ऑफन दे अपडेट देयर बिलीव्स. आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो. अब जैसे मैंने इसको बेचारे को फंसा दिया आज कि तुम वहाँ गए थे, नोएडा गए थे, वहाँ क्यों पढ़ रहे थे, सीतापुर क्यों नहीं पढ़े. अब इसने अपना लॉजिक दे दिया कि हम सर सीतापुर इसलिए वहाँ गए थे क्योंकि हमको पहले से पता था कि वहाँ पर बहुत अच्छे से हम सीखेंगे, वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर अच्छे होते हुए. और बाद में जब देखा कि वहाँ गए, यहाँ तो कुछ फालतू की पढ़ाई हो रही है, वैसी हो रही है, तब इसने कहा कि नहीं, मतलब सोचा होगा बाद में, नहीं यहाँ की ग्रुप कलीग्स अच्छे होते होंगे. अब 2 साल में मालूम पड़ गया यहाँ की कॉलेज भी झंड, वहाँ का भी कॉलेज झंड, और पैसा बर्बाद हो रहा है, तो चलो घर ही पे अपना पढ़ाई कर लें. लेकिन अपने ओपिनियन को बदलने में मुश्किल होती है. तो कौन सी चीज़ है जो आपको सही फोरकास्टिंग सिखाती है? हाउ ऑफन डू यू अपडेट योर बिलीफ. इसका मतलब आपके जो बिलीव्स है आप कितना जल्दी उसे अपडेट करते रहते हो. कितनी बार बार अपने बिलीव्स को, और बिलीव्स को अपडेट करना मुश्किल काम है. आप अगर आज सुधीर या आशीष के पास जाएं या दिलीप के पास जाएं तो उनका जो बिलीफ है, जो कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ. उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि उन्होंने कुछ किया, मैंने पकड़ लिया, और कुछ नहीं बदला होगा. उनको लगा होगा किस्मत की बात थी, दोबारा नहीं पकड़े जाएंगे. मतलब अभी सोच नहीं हो रहे होंगे, बट धीमे धीमे बाद में सोचेंगे. द बेस्ट फोरकास्टर्स वेंट थ्रू मोर रीथिंकिंग साइकिल्स. जो सबसे अच्छे फोरकास्टर्स हैं वो रीथिंकिंग साइकिल में जाते हैं ज़्यादा. दे हैड द कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी टू डाउट देयर जजमेंट्स. इन लोगों के अंदर में, दिमाग में एक कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी होती है, एक दिमाग की विनम्रता होती है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ हो सकता है वो गलत भी हो. एंड क्यूरियोसिटी टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन. और साथ ही साथ कोई नई चीज़ हो उसको जानने की अंदर में उत्कंठा भी होती है. दैट लेड देम टू रिवाइज देयर प्रेडिक्शंस. इसीलिए जो प्रेडिक्शन वो सोच रहे थे उसको बदल दिया. द की क्वेश्चन हियर इज हाउ मच री थिंकिंग इज नेसेसरी. तो मेन क्वेश्चन ये है कि एक आदमी को कितनी बार अपने डिसीजन के लिए, अपने प्रेडिक्शंस के लिए कितनी बार रीथिंक करना चाहिए. Although the sweet spot will always vary from one person and situation to the next, the average can give us a clue. तो ये अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग होगा, लेकिन एक एवरेज से आपको आइडिया मिल जाएगा. Few years in their tournament, typical competitors updated their predictions about twice per question. जो टूर्नामेंट होता है ना, उसमें आपको आंसर देना होता है और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं. जब रिजल्ट आएगा उसके पहले चेंज कर सकते हैं. तो उसके पहले कॉम्पिटिशन्स जब शुरू में टिपिकल कॉम्पिटिटर्स थे, वो लोग अपने किसी भी आंसर का 2 बार आंसर देते थे. क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया, उसका 2 बार, एक बार आंसर दिया, गलत हुआ, दोबारा दे दिया. तो एवरेज 2 बार करते थे. द सुपर फोरकास्टर्स अपडेटेड देयर प्रेडिक्शंस मोर देन 4 टाइम्स पर क्वेश्चन. लेकिन जो बेस्ट फोरकास्टर थे वो लोग खाली 2 बार नहीं करते थे, वो 4 बार. एक बार गलत हुआ, चेंज कर दिया, 2 बार. फिर कुछ दिन बाद उनको कुछ नया चीज़ पता चली, फिर से बदल दिया. फिर कुछ नया पता चला, फिर से बदल दिया. 4 बार वो लोग अपने आंसर्स को बदलते थे. थिंक अबाउट हाउ मैनेजेबल दैट इज़. बेटर जजमेंट्स डजेंट नेसेसरली रिक्वायर हंड्रेड्स और इवन डजन्स ऑफ अपडेट्स. थोड़ा सोचिए, ये बहुत बड़ा काम नहीं है. एक क्वेश्चन पे 4 बार कैसे अपडेट. जैसे मान लीजिए आप अभी फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, या ये डिसाइड करते हैं कि मैं वहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आकर के अभी स्टडी फ्रॉम होम करूँगा. मैं अपने बारे में बताता हूँ. मैंने भी आप लोगों की तरह IIM कलकत्ता ज्वाइन किया था. ज्वाइन कर लिया, पैसा दे दिया, 1 लाख रुपए फीस दे दिया, 11 लाख का कोर्स था. और उसके बाद मैंने आंसर किया था क्वेश्चन का कि मुझे IIM कलकत्ता ज्वाइन करना चाहिए. नहीं, आंसर था हाँ करना चाहिए, और ज्वाइन कर लिया. और वहाँ पढ़ने के 3-4 दिन बाद मैंने अपना आंसर बदल दिया कि नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ. तो मैंने 1 लाख रुपये छोड़ दिया. मुझे लगा 10 लाख रुपये तो बच रहे हैं कम से कम. वापस आके नौकरी ज्वाइन कर ली. तो एक क्वेश्चन का मैंने 2 बार आंसर दिया. पहली बार यस, हाँ मैं ज्वाइन करूँगा. दूसरी बार नो, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा. हो सकता है मैं वापस आ जाता और यहाँ पर 1 महीने जॉब करने के बाद पता चलता कि डॉक्टर रिम्पी वहाँ पढ़ाई कर रही हैं और जो कंपनीज आने वाली हैं, गूगल आने वाली है, फेसबुक आने वाली है,
और हमको जितनी यहाँ सैलरी मिल रही है उससे डबल सैलरी मिलने वाली है, तो मैं बोलता नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस, फिर से वहाँ ज्वाइन कर लेता। तो 3 बार उस क्वेश्चन का आंसर बदलता। आज गरिमा है उनकी शादी के लिए, या जो भी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग उसके बारे में येस या नो सोचते हैं कि ये सही है बस, चाहे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं। मैंने जब MBBS कर लिया उसके बाद ये सवाल था कि क्या MD करना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन था नहीं, बहुत हो गया, झेल लिया, मैं नहीं करूँगा। मैंने क्या किया उस टाइम, जाकर नौकरी की एज ए डॉक्टर, और 2 साल बाद स्कूल खोला, एक स्कूल खोला, फिर दूसरा स्कूल खोला, और तब पता चला कि यार ये तो गड़बड़ डिसीजन है। फिर वापस आए, ज़नुगा आई, उसके बाद फिर मेरा डिसीजन बदल गया। अब डिसीजन क्या हुआ, करना चाहिए MD, जाके MD किया, वापस आए, फिर 10 साल तक MD की पढ़ाई का नौकरी किया, और उसका सेंटर भी चल रहा है। अब फिर से चेंज हो रहा है कि अब मैं अपने आप को रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनाना चाहता, मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ। तो मैंने MD के ही डिसीजन को तीसरी बार बदला, अब जाकर के 3rd टाइम जब मैंने प्रैक्टिस करना कम कर दिया। तो आप किसी भी एक सवाल को 100 बार नहीं बदलना, सोचना है जब आपको लगे कि क्या ये सही है। रीथिंक करने के लिए 100 बार रीथिंक नहीं करना है। आप जा रहे हैं, घर से कहीं निकल रहे हैं, कहीं जाना है, तो सही रास्ता तो एक ही है, तो गलत रास्ते पे चले गए, जब आपको लगने लगे कि ये गलत रास्ता है तो वापस लेना है। इसलिए कह रहे हैं थिंक अबाउट हाउ मैनेजेबल दैट इज़। ये बहुत आसान है, इसमें आपको दर्जनों बार नहीं करना अपने डिसीजन के ऊपर रीथिंक, बस 3-4 बार करना है। जस्ट अ फ्यू मोर एफर्ट्स एट रीथिंकिंग कैन मूव द नीडल। बस आपने 2 बार की जगह 3 या 4 बार सोच लिया, रीथिंकिंग कर लिया, तो आप आराम से सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। इट्स ऑल्सो वर्थ नोटिंग दो हाउ अनयूजुअल दैट लेवल ऑफ रीथिंकिंग इज़। और ये भी आपको याद रहना, पता रहना चाहिए कि बहुत कम लोग इतना करते हैं। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग रीथिंक नहीं करते, जो एक बार सोच लिया वही करते हैं। रीथिंक बहुत कम लोग करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस कैन इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम वी एडमिटेड बीइंग रॉन्ग एंड रिवाइज्ड आवर ओपिनियंस अकॉर्डिंगली। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको याद है अपने बारे में कहें कि यार ये मैंने गलत किया था और मैंने अपना ओपिनियन बदला? कोई ऐसा घटना याद है आपको? मुझे तो याद है, मैंने MD के बारे में आपको बताया, और अभी भी जा रहा हूँ, दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ पर मेरा एक ओपिनियन है कि इस बिज़नेस में शायद घुसना चाहिए, उसमें डिसीजन लूँगा। ये जाना आना मेरे लिए कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, पेट्रोल लगेगा, ड्राइवर लगेगा, वहाँ रुकूँगा और ख़र्चा होगा। थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में कि आपने लास्ट कब अपने कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ को चेंज किया। किया था कंपनी जाने से। हाँ, आपने वहाँ से छोड़ करके वापस आए, यहाँ आए। एज जर्नलिस्ट कैथरीन शुल्ज observes, although small amount of evidence are sufficient to make us draw conclusions, they are seldom sufficient to make us revise them. ये सेंटेंस इस पूरे पैराग्राफ का जान है। देखिए कह रहे हैं, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इस पूरे घर में सबको पता है फ्रिज का ठंडा पानी ख़राब होता है, ये कंक्लूजन है, लेकिन कोई भी आदमी इसको मानेगा नहीं, अपनी बिलीफ को बदलेगा नहीं। मैं तो ठंडा पानी छूता हूँ तो मुझे लगता है बाप रे बाप, जहर पी रहा हूँ। मैं ठंडा फल खाने से मेरा गला ख़राब हो गया 1 हफ्ते के लिए। दही है, फल है, पता नहीं क्या खाया, लेकिन हर रोज़ यहाँ पर फ्रिज में पानी पड़ा रहेगा। अच्छा, दूसरा, दिलीप जी के बारे में मुझे कुछ पता चला थोड़ा बहुत, अब मुझे डाउट हो रहा है कि ईमानदार हैं कि नहीं है, तो ये कंक्लूजन है। लेकिन पक्का करने के लिए कि ये बेईमान है, मेरे पास इतने पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकता मैं, अभी उतने एविडेंस नहीं है। दैट्स वेयर द बेस्ट फोरकास्टर्स एक्सेल्ड। और जहाँ पर बाकी लोग, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि यार ये करें ना करें, सही है नहीं, यहाँ पर बेस्ट फोरकास्टर्स एक्सेल करते हैं। दे वर ईगर टू थिंक अगेन, वो फिर से सोचने के लिए ईगर थे। ईगर मतलब हाँ ठीक है, बताओ मैं गलत हूँ तो बताओ, कोई बात नहीं। They saw their opinions more as a hunches than truths. इन्होंने अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को केवल हंचेस की तरह देखा। अरे यार मुझे लगता है ऐसा, लेकिन पता नहीं सच है कि सच की तरह नहीं देखा, खाली लगता है की तरह देखा। As possibilities to entertain rather than facts to embrace. उन्होंने कहा देखो ये आदमी बेईमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सच नहीं है, लेकिन आप अभी जाओ बाकियों से पूछो, सुधीर से पूछो, आशीष को पूछो, किसी और को बोलेंगे बिल्कुल है, बेईमान है, ये हंच नहीं है, ये तो फैक्ट है, बाकी लोग मानेंगे। मैं भी नहीं मानता उस चीज़ को,
और नहीं मानना भी चाहिए। हंच मतलब लगता है यार, मुझे लग रहा है, पक्का नहीं है, हंच हंच गट फीलिंग। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई ओपिनियन खत्म करना है उसके लिए आपको ज़्यादा एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा एविडेंस चाहिए, और एविडेंस जब आप खोजेंगे तभी आप और डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो आप पहले से कोई ओपिनियन बना लेंगे, उसी को मान लेंगे कि यही सही है। अब मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि क्यों सिद्धांत, डॉक्टर सिद्धांत जैसा लड़का जिसने एक टीवी सीरियल में काम कर लिया, उसके बाद जाकर डॉक्टरी कर रहा है। उसने एक एविडेंस लिया होगा कि इस फील्ड में जा करके अपनी सक्सेस को ट्राई करके उसके बाद देखा। दे क्वेश्चनड आइडियाज़ बिफोर एक्सेप्टिंग देम। जो लोग भी सुपर फोरकास्टर्स हैं वो अपने आइडियाज़ को क्वेश्चन करते थे इससे पहले कि उसको पूरी तरह से मान लें, एक्सेप्ट कर लें। एंड दे वर विलिंग टू कीप क्वेश्चनिंग देम इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग देम। और वो लोग अपने आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के बाद भी क्वेश्चन करते रहते थे। मैं अभी IIM कलकत्ता में था जब डॉक्टर साहब के साथ में, तो पूरे बैच में करीब 100 लोगों का बैच था। उसमें से सबसे खूबसूरत केवल डॉक्टर रिम्पी थी, ऑब्वियसली मेरी बीवी है तो खूबसूरत है ही मेरे हिसाब से। तो एक और लड़की थी। और जब किसी खूबसूरत आदमी को देखो तो लगता है वो इंटेलिजेंट भी होगा, वो तो होगा ही। क्यों? इसकी शक्ल देखो, हेयर स्टाइल से लगता नहीं इंटेलिजेंट है ये। हाँ, हेयर स्टाइल भी तो खूबसूरती का ही पार्ट है। और अच्छा ही हुआ मैं उससे कभी बात नहीं कर पाया, क्योंकि जब मुंह खोलती थी तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलती थी जो मुझे खाली हंसी आती थी। मुझे लगता था भगवान ने शक्ल तो दी, अकल क्यों नहीं दिया। अब ये एक ओपिनियन है हम सबका, ये हम सबका ओपिनियन है कि खूबसूरत इंसान अच्छा इंसान भी होता है। होगा यार, अच्छा होगा। अब ये ओपिनियन के ऊपर हम कभी क्वेश्चन उठाएंगे कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खूबसूरत इंसान बेवकूफ़ होता है, ये नहीं कह रहा हूँ। एक खूबसूरती अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड बेटर एविडेंस, स्पेशली डिसकन्फर्मिंग एविडेंस। जो लोग सुपर फोरकास्टर्स थे वो हमेशा एविडेंस खोजते थे, सबूत खोजते थे, और ख़ास तौर से अपनी ओपिनियन के, अपनी विचार के अगेंस्ट में एविडेंस खोजते थे। कि अगर मैं कोई चीज़ मानता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ दिलीप जी चोर हैं, ऐसा अगर मान लो मैं मानता हूँ, तो मैं खोजूंगा अच्छा कोई तरीका बताओ जिससे पता चले ये चोर नहीं है। या अगर मैं मानता हूँ ये ईमानदार है, तो मैं ऐसे सबूत खोजूं जिससे पता चले कि वो चोर है। डिसकन्फर्मिंग एविडेंस मतलब आपकी बात को जो डिसकन्फर्म करे, ऐसे एविडेंस खोजो। ऑन सेनफील्ड, जॉर्ज कॉस्टंजा फेमसली सेड, इट्स नॉट अ लाई इफ़ यू बिलीव इट। सेनफील्ड सीरीज़ में, शो में, जॉर्ज कॉस्टंजा बोलते हैं बहुत फेमस तरीके से, अगर तुम किसी झूठ को विश्वास करते हो तो वो झूठ नहीं है। इट्स नॉट अ लाई इफ़ यू बिलीव इट। आई माइट ऐड, इट डजंट बिकम द ट्रूथ जस्ट बिकॉज यू बिलीव इट। ऑथर कह रहे हैं, मैं इस बात में और एक एडिशन करना चाहता हूँ, अगर किसी बात को तुम विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। इट्स अ साइन ऑफ विजडम टू अवॉइड बिलीविंग एवरी थॉट दैट एंटर्स योर माइंड। एक समझदारी, जैसे रमन महर्षि एक समझदार आदमी थे, विजडम थी उनके अंदर में। कह रहे हैं ये विजडम है अगर आप अपने मन में चलने वाली हर बात को मान नहीं लेते, सही नहीं मानते। इट्स अ मार्क ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टू अवॉइड इंटरनलाइजिंग एवरी फीलिंग दैट एंटर्स योर हार्ट। और आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं अगर आप हर एक इमोशन को इंटरनलाइज नहीं कर देते। आपने, जैसे आजकल एक बड़ा फेमस मीम चलता है कि लड़के जो हैं, लड़कियां अगर उनको टच भी कर दें हाथ से तो बोलते हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, वो जस्ट मान लेते हैं। कोई भी बिलीफ, कोई भी फीलिंग को आप, या कोई आदमी आपको गाली दे दे, डांट दे, तो उसको मान ले कि मेरा दुश्मन है। हर एक फीलिंग को आपको इंटरनलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप इमोशनली बहुत समझदार नहीं हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया है। कल तो मैं चला जाऊँगा। वैभव कवर करेगा इसको कि कोई और करेगा? झूठे कहीं के। मुझे बिलीफ है 100% कि कोई भी इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा नहीं। सर मैं पढ़ा दूँ। तुम घर पे बनाना, ठीक है। तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। शुर्स मोरेल एक और ऐसे ही फोरकास्टर हैं, वो भी सुपर फोरकास्टर, लेकिन वो बेचारी गलत साबित हुई थी। उसको लग रहा था कि वो जीतेंगी, हिलरी क्लिंटन, और वो किस जगह पर गलत हो गई थी उसको समझेंगे। इसमें एक एक्सपेरिमेंट था ना, जो तो उसमें बताता ना कि वो लीगल नहीं था,
जो हमने पढ़ा था ना कि कई सारे बच्चों को लिया था फिर हाँ। नेम किया था, हाँ हाँ हाँ, इसी में था वो एकदम। समझ नहीं कि वो लीगल क्यों नहीं था, मतलब क्या उसमें क्योंकि आप किसी को बुला रहे हैं एक्सपेरिमेंट में और उसको बोल रहे हैं कुछ नहीं, तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा, उसके बाद उसको डांट रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं। आपको पहले बताना चाहिए कि आपकी बेइज्जती होगी, तैयार हो आने के लिए, तो कौन आएगा? इसलिए इलीगल था। हाँ जैसे आर्गुमेंट एक तरह से इमोशनली आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, इसलिए गलत था। और रिएक्शन देख लीजिए। आज की क्लास का समरी क्या है? हमको अपने बिलीफ के ऑपोजिट चाहिए, उसके डिसएडवांटेज खोजने चाहिए। Tendencies सोचनी चाहिए अपने। एक तो अपने को फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करना चाहिए मोटे मोटे में, जैसे पूछना चाहिए अपने आप से कि मुझे नौकरी मिलेगी तो कितने की नौकरी मिलेगी, कब तक नौकरी मिलेगी, मेरे स्कूल में मार्क्स मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। हर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जिसको आप नाप सकते हैं और जिसका डेट है उसको फोरकास्ट करिए और फिर एक्चुअल रिजल्ट को देखिए। जैसे उस दिन बेचारे अनुज के मुंह से निकल गया, अरे सर सब्जी बेचने से लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पर डे भी कमा लेते हैं। अब वो एक फोरकास्ट इन्होंने बोला है, हो सकता है उसको साल भर में कर भी लें। आज ही मैंने पढ़ा एडम ग्रांट का ही 4-5 चीज़ें उन्होंने बताई, उसको मैं यहाँ पॉइंट आउट कर देता हूँ, उससे हेल्प होगी हम सबकी। बोलते हैं अगर सक्सेसफुल होना है, किसी वेबसाइट पे उन्होंने कहा, तो ये 4-5 चीज़ें करिए। उसमें एक पॉइंट था जिसमें वो बोलते हैं अपना गोल को आप डिसाइड करिए। अब गोल डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बोलते हैं अगर आपके पास गोल है क्लियर तो आप सक्सेसफुल होगे। तो अब इसी चीज़ को जब मैंने पढ़ा तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मेरा मेन गोल क्या है, मेन गोल किस किस आदमी से मिलना है और क्या क्या काम करना है। तो अगर आपने इस तरह से पूरे एक दिन का, एक हफ्ते का और एक साल का गोल बनाया तो एक पॉइंट था। ऐसे और भी पॉइंट्स मैं बाद में कवर करूँगा। बट रीथिंक करने से आप जो चीज़ें होने वाली हैं वही चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर पाओगे और उसका फ़ायदा उठा पाओगे। बड़ी बड़ी घटनाएं, ये जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं जैसे नरेंद्र मोदी हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रेडिक्टर रहे होंगे। मैं उसको देखा था, ललन टॉप का जो वीडियो था नरेंद्र मोदी का, जिसमें बताते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े लोग, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी सब बैठे थे ऊपर, और उन सबको लग रहा था कि हम ही बनेंगे सीएम, तो हम ही बनेंगे, बाद में पीएम भी हम ही बनेंगे, अटल बिहारी थे भी। और उस एक मीटिंग में सब कुछ बदल गया। वो वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो है, किस तरह से नरेंद्र मोदी सीएम बने और बाद में कैसे पीएम बने। बहुत उसमें बहुत खास चीज़ दी है। तो अपने दिमाग को दौड़ाइए और दुनिया के बारे में सोचने की कोशिश करिए कि अच्छा ये होगा तो क्या चांसेस है कि ये होगा। अपने लिए तो कम से कम करिए ही कि मेरा घर बनेगा तो कितने टाइम में बनेगा। जैसे मैं अपने सेंटर के लिए जब चालू किया था तो मैंने और डॉक्टर एमपी ने यही सोचा था कि 3 साल तक में हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, मतलब जितना हमारे एम्प्लॉयज़ का खर्च है वो निकल जाएगा। लकीली वो 6 महीने में ही हो गया। तो 3 साल हमने टाइम पीरियड लेके चले थे। ऐसे ही हम नए सेंटर के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रेडिक्शंस करिए और फिर जब कोई गलत आपके थॉट्स के, आपके बिलीफ के अगेंस्ट में कोई एविडेंस मिलता है तो क्या करें, अपडेट करते रहें अपने बिलीफ को।